इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, उसका भाग 4 है। और इस पार्ट के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत जल्द ही आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके इतिहास के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्त्रीवादी इतिहास लेखन क्या होता है इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, माइकल फूको के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और द्वंद्ववाद क्या होता है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इतिहास होता थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन होता बहुत स्कोरिंग है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप अपने परीक्षा में अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। स्त्रीवादी इतिहास लेखन। स्त्रीवादी इतिहास लेखन होता क्या है? जब हम स्त्रियों के बारे में इतिहास लिखते हैं या स्त्रियों के जीवन से जुड़े जो घटनाएं हैं उसके बारे में लिखते हैं तो उसे कहा जाता है स्त्रीवादी इतिहास लेखन। अभी तक जो इतिहास लिखा जा रहा था वो सिर्फ पुरुषों के बारे में, यानी पुरुष प्रधान, यानी सिर्फ पुरुषों के बारे में इतिहास लिखा जा रहा था। जितने भी आप इतिहास पढ़ोगे देखोगे स्त्रियों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, जब पुरुष के बारे में इतिहास लिखा जा रहा है तो स्त्रियों के भी बारे में इतिहास लिखा जाना चाहिए, तो फिर एक समय ऐसा आया जब स्त्रियों के जीवन से जुड़े इतिहास लिखे जाने लगे, तो उसे ही हम कहते हैं स्त्रीवादी इतिहास लेखन। चलो समझते हैं जो भी यहाँ पे लिखा गया है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन का अर्थ देखो यहीं पे बता रहा है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य यानी अर्थ स्त्रियों के दृष्टिकोण से, जब हम स्त्रियों के बारे में, दृष्टिकोण यानी कि जब हम स्त्रियों के जीवन से जुड़े या स्त्रियों के बारे में इतिहास की पुनर्रचना यानी जो इतिहास लिखी गई उसको फिर से लिखा जाए और स्त्रियों के भी बारे में लिखा जाए, उसे कहते हैं पुनर्रचना करना। समझ में आ गया? इतिहास का पुनर्रचना यानी इतिहास लिखा जाए स्त्रियों के दृष्टिकोण से, यानी कि स्त्रियों के भी बारे में इतिहास लिखा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? स्त्रीवादी इतिहास लेखन। फ्रांसीसी विदुषी का मतलब होता है लेखिका। फ्रांस के रहने वाली एक लेखिका थी जिनका नाम था सीमा दी बोआ। इन्होंने क्या किया? स्त्रीवादी की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। इन्होंने इतिहास लिखा जिसमें से स्त्रियों के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा। किसने लिखा? सीमा दी बोआ ने। कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की रहने वाली थी। वो एक लेखिका थी। समझ में आ गए? आगे देखते हैं। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास के लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। यहाँ पे देखो, स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को तो स्थान दिया गया, यानी स्त्रियों के बारे में तो लिखा गया, उसके बाद जो इतिहास पुरुषों के बारे में लिखा गया है उनके साथ स्त्रियों की क्या भूमिका रही है उसके भी बारे में इतिहास में लिखा जाने लगा। यहाँ पे फिर से समझो, देखो यहाँ पे स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास के लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान यानी कि जो भी इतिहास पुरुषों के बारे में लिखा गया है उनके साथ स्त्रियों का क्या भूमिका रहा है वो भी फिर से लिखा जाने लगा इतिहास में। समझ में आ गया? यानी उस पर बल दिया गया। इसके पश्चात यानी इसके अलावा स्त्रियों के जीवन से जुड़े यानी कि भूतकाल में स्त्रियों के जीवन संबंधी यानी उनके जीवन के बारे में कुछ और लिखा गया। क्या? जैसे कि भूतकाल में स्त्रियां कौन कौन सी नौकरी करती थी, क्या उनका रोजगार था, रोजगार मतलब कि बिजनेस व्यापार कैसी करती थी स्त्रियां। ट्रेड यूनियन यानी कि जिस संस्था में स्त्रियां काम करती हैं तो उनमें जो एकता रहती है उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं, उसके बारे में क्या भूमिका रहा है स्त्रियों की वो लिखा गया। उनके लिए कार्यरत संस्थान यानी स्त्रियों के लिए कौन कौन से संस्थान कार्य कर रहे थे भूतकाल में उसके भी बारे में स्त्रीवादी इतिहास लेखन में लिखा जाने लगा। स्त्रियों का पारिवारिक जीवन यानी कि भूतकाल में स्त्रियों का पारिवारिक जीवन कैसा था उसके भी बारे में स्त्रीवादी इतिहास लेखन में लिखा जाने लगा। जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ, यानी कि स्त्रियों के जीवन से जुड़े बहुत सारी जानकारी लिखा जाने लगा। अभी तक जो भी इतिहास लिखा जा रहा था सिर्फ पुरुषों के बारे में लिखा जा रहा था। जब स्त्रियों के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा तो उसे क्या कहा गया? स्त्रीवादी इतिहास लेखन। उसमें स्त्रियों के जीवन से जुड़े जैसे कि नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन,
उनके लिए कौन कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन क्या था, ये सब भी बारे में अच्छे से विस्तार से लिखा जाने लगा। समझ में आ गया। 1990 ईस्वी के पश्चात यानी बाद दिखाई देता है कि स्त्रियों को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया जाने लगा। इससे पहले 1990 से पहले क्या होता था, सिर्फ पुरुषों के बारे में इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन 1990 के बाद स्त्रियों को भी एक सामाजिक हिस्सा मानकर उनके भी बारे में इतिहास लिखा जाने लगा। समझ में आ गया। यह है स्त्रीवादी इतिहास लेखन। अब हम समझते हैं माइकल फूको के बारे में। माइकल फूको क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी यानी 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे, कहाँ के थे, फ्रांस के इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। माइकल फूको ने एक नए तरीके से इतिहास लिखने की सोच दिया, लोगों को अवधारणा दिया कि हमें इतिहास कैसा लिखना चाहिए। इन्होंने ऐसा बताया। क्या बताया, उसने अपने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की काल क्रमानुसार अखंड रूप से प्रस्तुति अथवा संरचना अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। तो यहाँ पे जो 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको हैं, उन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ। याद रखना, माइकल फूको ने जो किताब लिखा उसका नाम है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ। उसमें उन्होंने बताया कि हमें इतिहास लिखना कैसे चाहिए। तो ये कहते हैं इतिहास की काल क्रमानुसार यानी कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यानी 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, ऐसी घटनाओं के बारे में इतिहास लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं, काल क्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। माइकल फूको कहते हैं जो एक हम काल क्रम अनुसार इतिहास लिखते हैं वो गलत है, अनुचित है। ऐसा इतिहास हमें नहीं लिखना चाहिए। इनके द्वारा कैसा इतिहास लिखना चाहिए, पूरा तत्व क्या होता है, जैसे कि भूतकाल की जो चीजें होती हैं उसे पूरा तत्व कहते हैं। जैसे आपको सिक्के मिल गए, कोई वस्तु मिल गई, कोई भी चीज मिल जाते हैं तो उसे हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। समझ में आ गए। पूरा तत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। माइकल फूको कहते हैं कि पूरा तत्व से ही हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि जो भी हमें अवशेष मिलते हैं भूतकाल को, अगर उसको छानबीन करके इतिहास लिखेंगे तो हम भूतकाल की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, यानी हम भूतकाल में कौन सी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में नहीं बता सकते। ये कहते हैं कि भूतकाल में जो परिवर्तन हुए, जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी हमें इतिहास में लिखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। यानी कि कहते हैं भूतकाल में जो बदलाव हुए, परिवर्तन के बारे में, जो परिवर्तन हुए क्यों हुए उसके भी बारे में इतिहास में लिखा जाना चाहिए। उसने क्या किया, माइकल फूको ने इस तरफ सबका ध्यान खींचा कि जो भूतकाल में परिवर्तन हुए उसके भी बारे में तुम बताओ कि परिवर्तन क्यों हुए हैं। समझ में आ गया। फूको ने इतिहास में उल्लिखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने में बल दिया है। फूको कहते हैं कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए हैं, भूतकाल में जो भी बदलाव हुए उसके भी बारे में इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि उस परिवर्तन का क्या कारण है। समझ में आ गया। अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पूरा तत्व कहा है। फूको ने जो पद्धति दी है उस पद्धति को क्या कहते हैं, ज्ञान का पूरा तत्व कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि भूतकाल में जो परिवर्तन है उसको जब आप लिखोगे तो उसे कहते हैं ज्ञान का पूरा तत्व। आगे हम देखते हैं द्वंद्ववाद क्या होता है। द्वंद्ववाद, ठीक है, द्वंद्ववाद के बारे में किसने लिखा है, हेगेल के मतानुसार, यानी कि हेगेल के अनुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए, यानी भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं अगर उसके बारे में आप सही जानना चाहते हो, उसका अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण 2 विरोधी वर्गों में करना पड़ता है, अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता है। यहाँ पे हेगेल कहते हैं कि भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उसका वर्गीकरण 2 भागों में कर देना चाहिए। यानी कि भूतकाल में जो आप कहानी बता रहे हो, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ एक कहानी को हम मानते हैं, कहानी सही है, लेकिन कुछ लोग उस कहानी को नहीं मानते, यानी वो विरोधी हो गए। अगर उसको आपको उस सत्य तक पहुंचना है तो उसका वर्गीकरण 2 विरोधी भागों में कर देना चाहिए। उदाहरण से समझो, जब आप समाचार देखते हो तो उसमें क्या दिखाया जाता है,
कुछ बातें होती है जो लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। बात करते हैं कि जैसे जब भगवान का चर्चा होता है तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो दोनों में बहस होता है। जब बहस होता है तो लोगों को जानकारी मिलती है सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसे ठीक हेगेल कहते हैं अगर किसी भी घटना का अर्थ समझना है, यहाँ पे देखो हेगेल के अनुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है। अगर भूतकाल के किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हो उसका वर्गीकरण दो विरोधी भागों में कर दो, एक तो जो मानते हैं और एक जो नहीं मानते हैं। तो ऐसे क्या होगा, इससे मानव मन को उस घटना का आकलन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब तक आप दो विरोधी भागों में उसको लड़ाओगे नहीं, दो लोगों को बिठा के लड़ाओगे नहीं, तब तक लोगों को समझ में आता नहीं कि भैया बात क्या है। समझ में आ गया। न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, दो विरोधी लोगों को बिठाते हैं और बहस कराते हैं, तो लोग न्यूज देखते हैं और समझ में आता है कि हाँ भैया सच्चाई क्या है। तो ऐसे ठीक हेगेल कहते हैं कि अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो उसका वर्गीकरण हमें दो विरोधी भागों में कर देना चाहिए। इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इससे जब दो विरोधी वर्गों में हम किसी चीज को रख देंगे तो उसे हमें सच झूठ अच्छा बुरा मालूम पड़ता है। इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्ववाद कहते हैं। द्वंद्ववाद में क्या होता है, दो विरोधी बात करने वाले लोगों को आपस में घटना को रख दो, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने से निष्कर्ष निकलेगा और समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका जो इतिहास का पहला पाठ है वो खत्म हो गया। मैं बहुत जल्द ही दूसरा पाठ स्टार्ट करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।